जी अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक की रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेसिड्यूज एंड रेसिड्यू थ्योरम। अब जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था ना लॉरेंट सीरीज की एक्सपेंशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यूज फंक्शन और किस तरह हमने फंक्शन को एक्सपेंड किया और फंक्शन की एक्सपेंशन अबाउट द सिंगुलर पॉइंट यानी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, यानी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है लेकिन उसकी नेबरिंग में हर पॉइंट पे एनालिटिक है तो उस फंक्शन को हम लॉरेंट सीरीज की एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। इस लॉरेंट सीरीज की एक्सपेंशन की बेस पर हमने देखा कि इसकी जो प्रिंसिपल पार्ट है उसकी नंबर ऑफ टर्म्स की बेस पर हमने इस सिंगुलरिटी को डिफरेंट नाम्स दिए और जीरोस ऑफ द फंक्शन पढ़े और जीरोस और पोल्स ऑफ द फंक्शन और उसको फाइंड करने का वे विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट सीरीज। अब उसी की बेस पर हमें रेजिड्यू फाइंड करना किसी फंक्शन का या रेजिड्यू थ्योरम किस तरह अप्लाई करना है किसी फंक्शन की एक्सपेंशन में या इसके इंटीग्रेशन में, वो बेसिकली हमने पढ़ना है। इसमें जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इसी को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो वर्डिंग आप समझ लें, उसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि जो जो वर्डिंग में मेन यानी कि बुक वाली फॉर्म है इसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो मैंने एक्सक्लूड की हुई हैं और कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। एज इन प्रीवियस सेक्शन जो हमने पढ़ा था 6.4 means के zeros and poles of the complex valued functions with the help of expansion of the function in the form of Laurent series। ठीक है जी। As in previous section, if a complex valued function has an isolated singularity at a point z naught, then function f always has a Laurent series representation of the following form। यानी कि ये जो फॉर्म है उसको अगर एक्सपेंड करेंगे यानी कि इसको एक्सपेंशन फॉर्म खत्म करने के लिए एक्सपेंशन करें तो कुछ टर्म्स होती हैं जिसमें पावर्स z माइनस z नॉट की पावर्स होंगी पॉजिटिव यानी कि अपवर्ड होगा न्यूमरेटर की फॉर्म में, और कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जिसमें डिनोमिनेटर की फॉर्म होगी। तो ये वाली जो सीरीज है ये तमाम उन पॉइंट्स पे कन्वर्ट करी होगी जो कि z नॉट की नेबरिंग है यानी कि नियर z नॉट, क्योंकि z नॉट पे फंक्शन जो कि डिफाइंड नहीं है, दिस z नॉट इज सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन, यानी कि ये वो पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन z माइनस z नॉट लिखने का मकसद ये है कि z की नेबरिंग में सारे पॉइंट्स पर ये जो सीरीज है कन्वर्ट कर रही है, यानी सारे पॉइंट्स पर फंक्शन जो एनालिटिक है। ठीक है, हमें बेसिकली पहले पढ़ी थी फॉर्म। More precisely, the representation is valid in some deleted neighborhood of z naught, जिसको हम नाम देते हैं punctured open disk। यानी एक डिस्क है जिसमें सेंट्रल पॉइंट आप निकाल दें तो उसको हम punctured open disk कहते हैं, या मैथमेटिकल टर्म में हम उसको नाम देते हैं deleted neighborhood of z naught। ये ऐसी नेबरिंग ऐसी कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स जो z नॉट के इर्द गिर्द हो और उसमें z नॉट इंक्लूड ना हो, उसके इसको नाम देते हैं deleted neighborhood of z naught। इन दिस सेक्शन मेनली हमारा जो फोकस होगा वो होगा कोफिशिएंट a-1 पे। जी बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने जो रेजिड्यू फाइंड करने हैं ना, वो किसी भी फंक्शन की लॉरेंट सीरीज में जो सबसे पहली टर्म है जिसमें z माइनस z नॉट की पावर है 1, इसकी कोफिशिएंट की बेस पर हम रेजिड्यूज फाइंड करेंगे। मेनली ये सेक्शन है इसमें हमारा मेनली फोकस होगा ऑन द कोफिशिएंट a-1 कि किस तरह हम a-1 को फाइंड करें, यानी कि a-1 विल बी, यानी कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दिस इज द रेसिड्यू फॉर द गिवन फंक्शन या फॉर द गिवन एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द इवैल्यूएशन ऑफ कंटूर इंटीग्रल्स। जी बेटा, कंटूर इंटीग्रल्स मींस कि किसी भी कंटूर्स के अलोंग फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो उस केस में इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन की तो लाजमी कोई ना कोई रेजिड्यू फाइंड करना पड़ेगा। वो हम रेजिड्यू फाइंड करने के लिए ये वाला जो कोफिशिएंट है इसको हम बेसिकली स्टडी करेंगे। अच्छा, कोफिशिएंट a-1 यानी सब्स्टिट्यूट में a-1 है, a-1 दिस कोफिशिएंट ऑफ 1 over z minus z naught in the Laurent series given above is called the residue of the function at the isolated singularity।
अच्छा, रेजिड्यू बेसिकली हम ये बात करना चाह रहे हैं कि z नॉट भी फंक्शन चूंकि एनालिटिक नहीं है लेकिन इसकी नेबरिंग में एनालिटिक है। इस केस में जब लॉरेंट सीरीज बनती है तो कोई ना कोई टर्म्स ऐसी हैं जो हमने फाइंड करनी है और उन टर्म्स को ये जो एक्स्ट्रा जो वैल्यूज हैं उनको हम नाम अगर दें रेजिड्यू का तो ये रेजिड्यू हम फाइंड करेंगे बेसिकली फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, वी शैल यूज दिस नोटेशन, यानी किसी भी फंक्शन का एड z नॉट रेजिड्यू होगा वो इस फंक्शन की लॉरेंट सीरीज में जो सबसे पहली टर्म है प्रिंसिपल पार्ट की उसका कोएफिशिएंट होगा। दिस इज सेड टू बी रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एड z नॉट। अच्छा, रिकॉल कि if principal part of the Lorentz series valid for this deleted neighborhood of z naught contains a finite number of terms with a minus 1 the last non-zero coefficient। यानी अगर आपके पास एक फंक्शन था जिसका प्रिंसिपल पार्ट आपने फाइंड किया लॉरेंट सीरीज में और उसमें प्रिंसिपल पार्ट की टर्म्स फाइनाइट है और j है इसका कोएफिशिएंट, फाइनाइट टर्म कोएफिशिएंट, देन z नॉट इज द पोल ऑफ ऑर्डर n। ये हम जो पहले पढ़ा था, ये रिकॉल मींस के पोल ऑफ ऑर्डर एन की हमने बात की थी कि ये तब आता है पोल ऑफ ऑर्डर एन जब प्रिंसिपल पार्ट में एक टर्म से ज्यादा टर्म्स हो। तो जितनी ज्यादा टर्म्स हैं उसके जो लास्ट टर्म का ऑप्शन होगा उसको हम कहेंगे, इसकी बेस पर हम कहेंगे कि दैट नॉट इज द पोल ऑफ द ऑर्डर एन। ये अगर 2 है तो ऑर्डर 2, ये अगर 3 है तो ऑर्डर 3। अच्छा, if principal part of the series contains infinite number of terms with the non-zero coefficients, then z naught is said to be essential singularity। यानी ये जो चीजें पहले पढ़ी थी उसी की यहाँ पर मेंशन की है चीज। जैसे ये फंक्शन है यानी 6.4 जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें एग्जांपल नंबर 2, ये जो फंक्शन की अगर आप एक्सपेंशन करेंगे यानी सबसे आप देखें ना कि नीचे 1 पुट करने से आंसर 0 आ रहा है यानी अनडिफाइंड आ रहा है और यानी कि ये नीचे वाले फॉर्म का ये पोल है यानी 0 है। तो अगर ये इस नीचे वाले फंक्शन का 0 है तो इस फंक्शन जो कि 1 ओवर की फॉर्म में है इसका ये होगा पोल और इसकी पावर 2 है, इसका मतलब इसका पोल है ऑर्डर 2। आल्सो द लॉरेंट सीरीज इज वैलिड फॉर द रिलेटेड नेबरहुड ऑफ दैट वन डिफाइंड बाय नाउ। अच्छा, इस इंटरवल में इस रेंज डोमेन में जो हमने इस एग्जांपल में पढ़ी थी इसी सीरीज वो उसकी एक्सपेंशन अगर आप देखें तो ये फंक्शन की लॉरेंट सीरीज की एक्सपेंशन है जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स आ रही हैं जिसमें प्रिंसिपल पार्ट यानी कि z-1 की पावर 1 डिनोमिनेटर में और हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसमें से जो ये z-1 का कोएफिशिएंट है -1 पावर 4, दिस इज द a-1 मींस रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पास दो आपके पास फॉर्म्स हैं, z-1 यानी इसका पोल है और z-1 की नेबरिंग में यानी कि z-1 की के रिस्पेक्ट अगर आप इसकी एक्सटेंशन करें इन द फॉर्म ऑफ लॉरेंट सीरीज तो ये जो लॉरेंट सीरीज की फॉर्म में ये वाला जो एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट है ये है रेजिड्यू। इसी तरह एग्जांपल 6 जो हमने 6.3 एक्सरसाइज देखी थी इसमें जब एक्सपेंड किया था तो ये इसकी सारी टर्म्स ऐसी हैं जिसमें डिनोमिनेटर में z की पावर्स आ रही हैं और ये वैलिड होता है इस डोमेन में, यानी इसकी रीजनिंग पहले हमने पढ़ी थी। इस केस में जो पहली टर्म है z की पावर 1 वाली का ऑप्शन ये है a-1 यानी 3 है। दिस इज द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। ठीक है जी, नोट। अब इस दोनों जो एग्जांपल्स को हमने देखा है उसको अगर गौर से देखें कि वी विल सी व्हाई, यानी नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं उनमें हम देखेंगे कि ये ही कोएफिशिएंट क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इन द मीन टाइम we are going to examine the ways of obtaining this complex number, यानी कि ये जो a-1 है ना इसको डिफरेंट मेथड्स से हमने देखना है कि इसको वैल्यूएट कैसे करें। यानी कि जब भी वैल्यूएट करना होगा तो अक्सर केसेस में तो सीरीज की फॉर्म बना के जो प्रिंसिपल पार्ट की पहली टर्म के कोएफिशिएंट को देखकर हम रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं ना, तो कोई और वेज क्या क्या पॉसिबल हैं जिसकी वजह से हमें ये कोएफिशिएंट मिल सके। अच्छा, when z naught is the pole of the function without the अच्छा ये जो वर्डिंग अभी लिखी थी ना कि हमने बेसिकली एग्जामाइन करना है वेज ऑफ ऑब्टेनिंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन a-1 व्हेन, कब एग्जामिन करना है जब z नॉट पोल हो फंक्शन का और विदाउट नेसेसिटी ऑफ एक्सपेंडिंग f इन लॉरेंट सीरीज एट z नॉट, यानी कि इस उन केसेस में जब z नॉट पोल हो और हम फंक्शन को लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंड किए बगैर ये वाला जो कोएफिशिएंट है कॉम्प्लेक्स नंबर a-1 को किस तरह फाइंड करेंगे। तो इस वर्डिंग में ये बेसिकली क्या है।
So we begin with the residue at a simple pole. हाँ जी बेटा, अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है और कहा जाए कि इसका रेजिड्यू फाइंड करें और हम z नॉट के मतलब अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है या हम फाइंड कर लेते हैं, ये सिंपल पोल है फंक्शन f का, तो इसका रेजिड्यू फाइंड करने का डायरेक्टली हम जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो ये वाला कि रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z नॉट इज ये वाला फॉर्मूला कि z माइनस z नॉट को मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन के साथ और उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा a माइनस 1, यानी कि वो होगा रेजिड्यू, सिंपल रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन। इसको प्रूव करने का सिंपल सा वे है कि सिंस फंक्शन का जो पोल है वो सिंपल पोल है एट जेड नॉट, तो उसकी जो लॉरेंट सीरीज की एक्सपेंशन बनाएंगे उसमें सिर्फ एक ही टर्म ऐसी आएगी जिसमें प्रिंसिपल पार्ट की टर्म आएगी z माइनस जेड नॉट की पावर 1 डिनोमिनेटर में। इसमें इस केस में a माइनस 1 जो है वो नॉन जीरो है। अगर हमने बेसिकली ओरिजिनल फॉर्म जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वही बनानी है ना कि फंक्शन के साथ z माइनस जेड नॉट आ जाए, तो यही एक्सपेंशन में z माइनस जेड नॉट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर z माइनस जेड नॉट आ जाएगा ना, तो यहाँ से ये टर्म खत्म हो जाएगी और यहाँ पर z माइनस जेड नॉट आ जाएगा, यहाँ पर स्केयर आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगी और फिर ऊपर जो फॉर्म रिक्वायर्ड है कि z माइनस जेड नॉट इंटू फंक्शन के साथ लिमिट होनी चाहिए, तो साथ ही अगर आप लिमिट भी अप्लाई करते हैं तो लिमिट भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, सिर्फ एक टर्म आ जाएगी ये माइनस। तो ये बेसिकली एक प्रूफ है, हमने वर्किंग सिर्फ इसी करनी है, ये फंक्शन जो भी गिवन होगा उसको z माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्किंग थोड़ी सी करेंगे और साथ ही लिमिट अप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो होगी वैल्यू a मान पाएंगे। अच्छा, इसी तरह रेजिड्यू एट अ पोल, यानी पहले वाला जो थ्योरम था वो था रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल, अब है रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n। उस केस में अगर फंक्शन हैज पोल ऑफ ऑर्डर n एट z नॉट, उस केस में जब रेजिड्यू फाइंड करना है तो बस फॉर्मूला ये वाला हमें यूज करना है कि आप सिंपली z माइनस जेड नॉट की पावर n इंटू फंक्शन की फॉर्म लिखें, उसका n माइनस 1 डेरिवेटिव ले लें और जो आंसर आए उसकी लिमिट z माइनस जेड नॉट z अप्रोचेस टू z नॉट और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म। तो ये फार्मूला है, इसकी प्रूफ की फॉर्म भी ये गिवन है कि चूंकि फंक्शन इज assumed टू बी हैविंग पोल ऑफ ऑर्डर n, इसका मतलब है इसके फंक्शन की एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे प्रिंसिपल पार्ट की। अब जो ऊपर वो जो फॉर्म बनानी है हमने रिक्वायर्ड फॉर्म कि फंक्शन के साथ z माइनस जेड नॉट की पावर n मल्टीप्लाई हो, तो उसी रेफरेंस से अगर आप z माइनस जेड नॉट की पावर n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी, यहाँ पर ये टर्म कैंसिल, बाकी टर्म्स के साथ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे ये वाली फॉर्म है। अब जो रिक्वायर्ड फॉर्म है कि इस टर्म का n माइनस 1 डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका n माइनस 1 डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। n माइनस 1 का मतलब है ये n माइनस 2 जो है जी बेटा, ये रख देखिएगा, इसमें अगर आप आइडेंटिफाई कर सकें यहाँ n माइनस 1 से छोटी टर्म है n माइनस 2, यानी अगर आपने 5 डेरिवेटिव लेने हैं और आपके पास x की पावर हाई 4 है तो वो जीरो हो जाएगी, इसलिए ये भी टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पर n माइनस 1 डेरिवेटिव लेंगे तो ये सारी टर्म आपके पास, यानी कि इसके अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, पहला डेरिवेटिव लें n माइनस 1 पहले आ जाएगा, आपको माइनस 2 टर्म आ जाएगी, फिर दो डेरिवेटिव लेंगे तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 आ जाएगी फॉर्म, तो करते कराते यहाँ पर 1 तक टर्म आ जाएगी, तो ये बेसिकली n माइनस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये माइनस 1 एज इट इज, इसी तरह यहाँ पर भी n का फैक्टोरियल और ये टर्म और यहाँ पर आपके पास ये टर्म इसी तरह जाएंगे आगे। तो इसका इस पर डेरिवेटिव लेने के बाद रिक्वायर्ड है कि लिमिट आप अप्लाई करें z अप्रोचेस टू z नॉट। जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे कि z अप्रोच करे z नॉट को, तो सिर्फ ये वाली टर्म्स ऐसी हैं, ये पहली टर्म के अलावा ये टर्म्स ऐसी होंगी कि जहाँ पर ये z नॉट इन्वॉल्व होगा, जब आप z और z नॉट को अप्रोच करेंगे एक दूसरे के इक्वल तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म ये वाली बच जाएगी। तो ये a माइनस 1 होता है रेजिड्यू, a माइनस 1 की वैल्यू आ गई, इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करना सकते हैं। तो ये फार्मूला हमने ड्राइव करके इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जब भी फंक्शन का z नॉट पोल होगा ऑफ ऑर्डर n, उस तरह के फंक्शन की जो रेजिड्यू फाइंड करने का फार्मूला ये है कि फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करते हैं z माइनस जेड नॉट की पावर n के साथ, उसका n माइनस 1 डेरिवेटिव फाइंड करें और लिमिट लेने के करने के बाद जो n माइनस 1 वाली टर्म है उसका टोटल डिवाइड करते हैं, तो ये फार्मूला आपको बता देगा। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमने जो दो थ्योरम्स पढ़े हैं उनको अप्लाई कैसे करें। जी बेटा, देखें रेजिड्यू एट अ पोल, अब आपके पास एक फंक्शन गिवन है, तो दिस फंक्शन हैज अ सिंपल पोल एट z इक्वल टू 3 एंड अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट 1। तो अब देखें सिंपल पोल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था
इस सिंपल पोल का मतलब ये है कि आपके पास जो रेसिड्यू का फॉर्मूला है वो z माइनस z नॉट की पावर 1 इंटू एफ विद लिमिट, और जो पोल ऑफ वाटर मोर देन 1 यानी सिंपल पोल के अलावा हो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा। तो ये दो थ्योरम्स का रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है। तो आप यहाँ अगर क्वेश्चन आता है तो वो ये थ्योरम की बात नहीं करेगा, तो आपको खुद अंडरस्टैंड करके ये थ्योरम अप्लाई करना है। अच्छा, हमें ये पता है कि इफ फंक्शन हैज simple pole at z naught, then in that case residue can be obtained by using this formula z minus z naught into function और फिर ये लिमिट। और यहाँ हमारे वाले केस में z इक्वल टू 3 जो है सिंपल पोल है, इसका मतलब है z माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है फंक्शन के साथ, फंक्शन फॉर्म एज इट इज लिखते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली फॉर्म सिंप्लीफाइड है। इसके बाद आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आपको 1/4 आ जाएगा। तो ये 1/4 जो है वो रेसिड्यू है ऑफ द फंक्शन विद द सिंपल पोल एट 3। इसी तरह जो दूसरा थ्योरम पढ़ा था जिसमें ऑर्डर n वाला था, तो अगर फंक्शन का पोल है जिसका ऑर्डर n है इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला यूज किया है उसके बेस पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें z1 जो है वो पोल है ऑर्डर 2, यानी n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 फिर 2 माइनस 1 फर्स्ट डेरिवेटिव z माइनस 2 z माइनस 1 की पावर 2 फंक्शन को एज इट इज और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करें, z माइनस 1 का स्क्वायर इनटू फंक्शन, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो टर्म सिंपल आ जाएगी 1/z माइनस 3। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1/। तो बड़े ये इसकी एप्लीकेशन है, इस क्वेश्चन में देखिएगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी बेस पे ही आप काफी करते हैं। तो अब आप ये देखें कि व्हेन फंक्शन इज नॉट अ रैशनल फंक्शन, तो जब भी इस तरह की फॉर्म्स आए ना कि फंक्शन रैशनल ना हो, क्योंकि रैशनल फंक्शन होगा ना जैसे ऊपर वाले फंक्शन हैं जो भी हमने ये रेसिड्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन चूज किया है, ये बेसिकली रैशनल फंक्शन है, 1/, की फॉर्म है यानी बटे की फॉर्म है। तो जब भी फंक्शन ऐसा आ जाए जिसमें फ्रैक्शनल फॉर्म ना हो तो उस केस में रेसिड्यू फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो व्हेन f इज नॉट अ रैशनल फंक्शन, कैलकुलेटिंग रेसिड्यूज बाय मींस ऑफ 1 and 2, 1 का मतलब है वो जो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला था, 2 का मतलब है पोल ऑफ ऑर्डर n वाला फॉर्मूला फाइंड करने के लिए रेसिड्यू। तो थोड़ा सा इसका मुश्किल होगा, कैन बी समटाइम्स टीडियस। It is possible to devise alternative residue formulas। जब आप इसके ये जो नॉट की हेडिंग लिखी हुई है ना, तो ये इसीलिए लिखी हुई है कि ये जो थ्योरम्स हैं ऊपर वाले ये ज़्यादा एप्लीकेबल हैं उन फंक्शंस के लिए जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, लेकिन जब फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो तो हमें एक जनरलाइज फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा जिससे हम रेसिड्यू फाइंड कर सकें। तो इसलिए इट इज़ पॉसिबल टू डिवाइज, हम अल्टरनेट रेसिड्यू फार्मूलाज भी ट्राई करें। जैसे पर्टिकुलर केस में आप देखें, अगर फंक्शन की फॉर्म जो है अगर सपोज करें फ्रैक्शनल फॉर्म ही गिवन है, अब इस केस में g और h ऐसे ही फंक्शंस हैं जो कि दोनों एनालिटिक हैं z नॉट के ऊपर, और ऊपर वाली फॉर्म z नॉट पे 0 नहीं है, एंड इफ द फंक्शन h नीचे वाला जो फंक्शन है हैज a 0 of order 1 at z naught, then function has simple pole at z naught and यानी कि देन इस केस में रेसिड्यू फाइंड करने का फार्मूला ये वाला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाला फार्मूला जैसे फ्रैक्शन वाली फॉर्म होगी तब तो ये हम इजीली डायरेक्टली यूज कर लेंगे। अच्छा, इस केस में ये बेसिकली हमने क्या किया है, एक मिनट थोड़ा, अच्छा इस केस में हमने पोल्स की बात की थी, यानी कि फंक्शन के पोल्स, तो ये बेसिकली डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के जीरोज ही हैं। ठीक है, अब ऊपर वाली फॉर्म यहाँ पर हमने फंक्शन 1 चूज किया, तो अगर आप थ्योरम को अगर गौर से देखें, थ्योरम को अगर गौर से देखें तो बेसिकली यहाँ पर था फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर मेंशन कुछ नहीं था ये फंक्शन किस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर फंक्शन अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आप इजीली कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की फॉर्म ना बन सके या फंक्शन की फॉर्म ऐसी हो जो रैशनल नहीं है, इरेशनल की फॉर्म है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म अगर आपके पास आती है। अच्छा, रैशनल और इरेशनल की अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्यों चीज़ें टर्म्स यूज हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर सब ये जो हम अभी थ्योरम पढ़ रहे थे जनरल फॉर्म में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आगे जो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज होता है काफ़ी जगह। यानी कि अगर नीचे वाले फंक्शन का 0 सिंपल पोल है, सिंपल 0 है,
इज इक्वल टू 1 है, तब उस केस में इसके जो रेजिड्यू फाइंड करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला करना है कि जी ऑफ जेड नॉट, यानी जेड नॉट को जी ऊपर में पुट कर देंगे और नीचे फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो ये डायरेक्टली इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी रेजिड्यू। अच्छा, डिवाइड ड्राइव भी आप कर सकते हैं, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं है। डेफिनेशन ऑफ अ जीरो फॉर 1 एंड डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, एंड देन 1। इसको ड्राइव करने के लिए ये 3 पॉइंट्स स्टेप्स लिखे हुए हैं। इस तरह के फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए ये 3 फॉर्मूला हैं। अब ये यूज कैसे हो रहे हैं, वो यूज करने के बाद क्या हो जाएगा। अच्छा, पहली क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन उसमें मेंशन था कि इसका 0 है और क्वार्टर 1, इसका मतलब है एच ऑफ 0 नॉट की वैल्यू 0 होगी, लेकिन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, इसी यही मतलब होता है ना, अगर इसका 0 है फंक्शन का, या जे एक फंक्शन एच जो है उसका 0 है और ऑर्डर 2, उसका मतलब होगा एच भी 0 है, एच डैश भी 0 है, एच डबल डैश 0 नहीं है। तो इसलिए ये डेफिनेशन है 0 की। और डेफिनेशन डेरिवेटिव की, यानी जो डेरिवेटिव को यूज कर रहे हैं बाय डेफिनेशन एच प्राइम एड जेड नॉट का मतलब है एच ऑफ जेड माइनस एच ऑफ जेड नॉट, और जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। एच ऑफ जेड नॉट तो 0 है, इसमें जो पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एच जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट। तो अगर आप जो पहले वाला फॉर्मूला था ना, सिंपल पोल वाला, वही वाला फॉर्मूला अगर देखें तो इस एफ को हम जी ओवर एच की फॉर्म में अगर एज इट इज पुट करते हैं, और बाद में ऊपर जो डेरिवेटिव वाली फॉर्म है ये वाली बनी एच ओवर जेड माइनस जेड नॉट की फॉर्म अगर बनाना चाहते हैं, तो ये देखें इस टर्म को उठा के एच के नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये एच ओवर जेड माइनस जेड नॉट हमने ऊपर ड्राइव किया एच प्राइम के ऊपर। तो ये फॉर्मूला हम इस तरह ड्राइव कर सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर 3 चीज़ें यूज हो रही हैं, जीरो, सिंपल जीरो, यानी कि यहाँ पर शुरू में 3 चीज़ें यूज हो रही है कि अगर आपने फंक्शन को जी और एच में लिखा है तो नीचे वाला एच जो है वो उसका 0 एग्जिस्ट कर रहा है और 41, यानी कि सिंपल जीरो की डेफिनेशन यूज की, फिर फॉर्मूले ड्राइव फॉर्मूले में डेरिवेटिव यूज हो रहा है, तो इस ए जी का डेरिवेटिव यूज हो रहा है, तो इसलिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज कर दिया इन डेफिनेशन, यानी पहले 0 ऑफ एच की टर्म यूज करने के बाद जो रिजल्ट होल्ड करता है ये दोनों होल्ड एज इट इज किए, फिर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी यहाँ पर चूंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है तो डेरिवेटिव फाइंड करने का जो बेसिक फॉर्मूला वो क्या है, वो ये है, इसमें एच ऑफ जेड नॉट की वैल्यू 0 पुट करने से आपके पास जब भी एच जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट वाली फॉर्म आए तो डायरेक्टली आप एच प्राइम लिख सकते हैं। तो ये दोनों टर्म्स यूज करने के बाद फिर जो प्रॉपर डेफिनेशन थी कि सिंपल जीरो वाली, क्योंकि ये देखें ऊपर इस केस में ना, इस केस में ये जो फॉर्म लिखी हुई है कि जी जेड नॉट पे 0 नहीं है, लेकिन एच हैज 0 ऑफ वाटर 1 एट जेड नॉट, इसका मतलब है अगर कोई वैल्यू एच की 0 है तो वो फंक्शन का सिंपल पोल होगा। तो फंक्शन का सिंपल पोल का फॉर्मूला जो थ्योरम में पहले किया था वो उस वजह से हमने यहाँ पर लगाया कि फंक्शन के लिए जेड नॉट सिंपल पोल है, इसलिए इसको रेजिड्यू फाइंड करने का बेसिक फॉर्मूला ये पड़ा, इसलिए फंक्शन की वो फॉर्म जो गिवन थी वो लिखी, और इस फॉर्म को डिनोमिनेटर में पुट इसलिए किया क्योंकि एच ओवर जेड माइनस जेड नॉट की जगह हम लिख सकें एच प्राइम, तो इसलिए इस तरह ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाए। ठीक है, अच्छा, ये वैसे मेंशन किया हुआ है कि इसके अलावा भी मेथड्स हैं, यानी कि अगर आपके पास सपोज करें कि अगर आपके पास फंक्शन की फॉर्म ऐसी होती जिसमें सिंपल जीरो की जगह पोल ऑफ ऑर्डर 2 होता, तो उस केस में ये फॉर्म सारी चेंज सारी की सारी चेंज हो जाती थी। यहाँ को सिंपल की जगह जीरो, सिंपल पोल की जगह पोल ऑफ ऑर्डर 5 होता है या 3 होता है, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ हो जाती है। वही मेंशन यहाँ पर किया हुआ है वर्डिंग में कि there are several alternative ways for arriving at the formula 4, यानी कि जो फॉर्मूला हमने लिखा था। अच्छा, इट कैन बी obtained by सिंपल, ये वैसे क्वेश्चन हम जब करेंगे तो उसमें उसका रेफरेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 जो 6.5 एक्सरसाइज है, उसमें लॉपिटल रूल यूज करके किस तरह हम करेंगे वो बात लिखते हैं। बहरहाल जी, जो भी हमने ऊपर फॉर्म पढ़ी है रेजिस्टिव फार्मूला फॉर पोल्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1, देखिए 1 सिंपल पोल के लिए तो अभी फॉर्मूला ड्राइव कर दिया जी ओवर एच प्राइम, लेकिन सिंपल पोल के अलावा अगर पोल्स हो जिसका ऑर्डर ज़्यादा हो तो वो मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपकी इस बुक में इसको चैप्टर में प्रेजेंट नहीं किए गए। अच्छा, प्रैक्टिकली aside a derivative of one of these higher order formulas provides a number, ये वैसे वर्डिंग लिखी हुई है कि ये जो आगे डिफरेंट ऑर्डर वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है आगे वाले क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन आप देखें, अब
क्वेश्चन नंबर यानी जो इक्वेशन नंबर 4 है वो कौन सी भी हमने ड्राइव की थी, जो मैंने आपको बताई आपको बात। ये वाला जो 4 फॉर्मूला आपके पास बेसिकली एक था सिंपल पोल वाला और दूसरा पोल ऑफ ऑर्डर 2 वाला, और एक ये वाला फंक्शन अगर आपके पास प्रॉपर फंक्शन की फॉर्म हो गिवन इस तरह की, तो फिर इस तरह हमने फंक्शन को इवैल्यूएट करना है, इसका रेसिड्यू कैसे फाइंड करना है। इसको जब भी 4 का मेंशन हो रेफरेंस तो ये है जी इसकी क्वेश्चन। अच्छा, अब ये कहता है कि यूजिंग 4 टू कंप्यूट रेसिड्यूज, ये एक एग्जांपल है। जैसे एक पॉलिनोमियल है z4 + 1, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अच्छा, z की पावर 4 + 1 है ना, इसका मतलब है इसके 4 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। जिस तरह z स्क्वायर यानी x² - 1 हो तो उसका मतलब है ना x + 1 × x - 1, तो 2 जीरोस होते हैं। इसी तरह z4 अगर हो तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स 4 होंगे। एक अगर z1 इसको हम पहले का नाम दे दें, फिर z2 का नाम दे दें, z3 का नाम दे दें या z4 का नाम दे दें, तो ये इसके 4 रूट्स हैं, तो चारों रूट्स को के फैक्टर्स बना के हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप इन सारों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही विल टर्म। इसलिए लिखा हुआ है दिस पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टर्ड एज दीस where z1, z2, z3, z4 are all the 4 distinct roots of this equation। जब आप ये देखें कि कम्प्लेक्स नंबर में जब रूट्स की बात करते हैं जैसे z4 + 1, तो इसको हम नाम देते हैं 4th रूट्स ऑफ -1। यानी अगर आप यहाँ पर z4 की जगह लिखते हैं w + 1, तो w + 1 = 0 का मतलब है w = -1, यानी कि -1 के 4 रूट्स कम्प्लेक्स रूट्स फाइंड कर हम अगर करें तो उन रूट्स को नाम दिया हुआ z1, z2, z3, z4। अच्छा, अब एक थ्योरम है जिसकी बेस पे अभी जो हमने पढ़ा था ना, उसकी बेस पे हमने ये करना है। अच्छा, अब मेनली यहाँ पर क्या आ रहा है, ये जो z4 + 1 है, ये तो पॉलिनोमियल की हमने डिस्कशन बता दी। अब फंक्शन क्या है जिसके हमने रेसिड्यू फाइंड करना है। देखें, अब फंक्शन की फॉर्म 1 की फॉर्म में गिवन है z4 + 1। अच्छा, अब हमने रूट्स इसके फैक्टर से बना लिए। फैक्टर से मतलब ये है कि इसके जीरोस, अब इसके जीरोस का मतलब है 1 के पोल्स, यानी इस फंक्शन के पोल्स। दिस फंक्शन हैज 4 सिंपल पोल्स। ठीक है जी। अब इसकी स्टार्ट की फॉर्म क्या गिवन है, ये नीचे में और अच्छा, मैंने ये वर्किंग थोड़ी सी की थी। अच्छा, फ्रॉम 1.4 सेक्शन है इस बुक का, चैप्टर 1 अभी हमने तो नहीं यहाँ डिस्कस किया। इसके इस सेक्शन की इक्वेशन नंबर 4 जो कि पेज 24 पे है, यही जिल की बुक है इसमें जी बेटा। अभी देखें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो z = r cosine थीटा + sin iota sin थीटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रूट्स होते हैं nth रूट्स, उसका फॉर्मूला ये आपने पहले पढ़ा था कि जो इसका r है उसकी पावर 1/n और cos थीटा + 2k π/n, ये फॉर्मूला है। ये आप देख लीजिएगा, ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो हम ड्राइव भी कर सकते हैं, और वह इंटर में भी ये फॉर्मूला ये वाला यूज हुआ है। अच्छा, 4th रूट्स ऑफ -1, जो इसको मैंने फाइंड करने का वे भी बता दिया। ये फॉर्मूला कैसे बनता है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ बता दिया कि z = -1 + iota 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर r की वैल्यू होती है, यानी यहाँ इसका मतलब ये है कि -1 को हम r cos की इक्वल कर सकते हैं और 0 को हम r sin की इक्वल कर सकते हैं। यहाँ क्या, यहाँ पर r की वैल्यू बचेगी, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास r आपका है ये चीज़ कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर 1 + y का स्क्वायर 0, तो 1 + 0 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1। और थीटा फाइंड करने का भी फॉर्मूला हमने इस छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि r 1 के नीचे आ जाएगा। इसी तरह cos की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, फिर sin की वैल्यू आ जाएगी। तो cos और sin दोनों की वैल्यूज की बेस पर हम थीटा मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर थीटा आएगा पाई। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है रूट फाइंड करने का। इसमें जो है वैल्यू जब आप हाँ, जब ये r और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ना इस फॉर्मूले में, r की जगह 1 पुट करेंगे और थीटा की जगह पाई पुट करेंगे, तो ये वाली फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में 4 रूट फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब है wk में k की जगह 0 1 2 3 4 पुट करते हैं, तो ये w0 w1 w2 w3 ये 4 रूट फाइंड करने हैं हम नेगेटिव।
e की पावर आयोटा 5/4, e की पावर आयोटा 3/4, e की पावर आयोटा 5/4 एंड सो ऑन। तो ये रूट फाइंड करने का वे जो पहले पढ़ा था वही हमने किया। अब ये फॉर्मूला जो था हमने पढ़ा, आपके पास ये फॉर्म जो है g/h प्राइम वाली, तो अब z नॉट की जगह हम z1 जो पहले इस फंक्शन के लिए यूज़ किया था, अगर आप यूज़ करेंगे तो बड़ा ये देखें ऊपर वाला फंक्शन था g1, यानी कि जो गिवन फॉर्म है, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो है 1/1 z की पावर 4+1। तो ये फॉर्म ऐसे ही आ जाएगी, नीचे z की पावर 4+1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 × z1 की पावर 3 आ जाएगा। इसमें z1 की वैल्यू पुट करें तो बाकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये इसका रेजिस्टिव फाइंड हो गया। इसी तरह ये रेजिस्टिव फाइंड हो गया, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए e की पावर ऊपर से लेंगे नेगेटिव आ जाएगी। तो e की पावर नेगेटिव का मतलब होता है e की पावर खाली होती है, e की पावर का मतलब होता है e की पावर आयोटा थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा का मतलब होता है cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज किया, cos ऑफ 3/4 माइनस आयोटा sin 3/4, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसके रूट्स आ जाएंगे। इसी तरह Z2 और Z3 के लिए भी ये रूट्स मैंने फाइंड किए हैं, या वेरीफाई कर सकते हैं। तो बुक में डायरेक्टली आंसर दिया मैं, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक नोट की हेडिंग है। अच्छा, we could have calculated each of the residues in previous example using formula। हाँ जी बेटा, इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें वजह क्या होगी, मसला क्या होगा, बट द प्रोसीजर इन दिस केस वुड हैव कंटेन सब्सटेंशियली मोर एल्जेब्रा। हाँ जी बेटा, अगर आप कोशिश करें सिर्फ एक रूट z1 जो फाइंड किया था ना, उस z1 की बेस पर अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आप खुद जज कर लेंगे कि कितना अलजेब्रिकली काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आप ये वेरीफाई करके देखिएगा। इसलिए जो थ्योरम ये वाला करवाया था ना, सिंपल बॉल के लिए या डबल बॉल के लिए, तो ये वाले थ्योरम्स ऐसे हैं जो सारों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर एप्लीकेबल है भी तो वो कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा है कि इसलिए इस फॉर्मूले को हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आप अप्लाई करके देख लीजिएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अब हम सिंपल एक थ्योरम की स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। उससे पहले ये देखें, वी कम नाउ टू द रीजन व्हाई रेसिड्यू कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट। जी बेटा, अब ये जो ऊपर चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमने फंक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स के लिए हमने रेसिड्यू फाइंड करने के पैसे पढ़ा। अब रेसिड्यू थ्योरम किस तरीके कहता है, यानी नेक्स्ट थ्योरम बेसिकली हमने जो पढ़ना है, अंडर सम सर्कमस्टेंसेस वी कैन एवेलुएट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। ये बेटा फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो अलोंग सम कंटूर by summing the residues at isolated singularities of the function within the closed contour। जी बेटा, इसकी बात की अगर समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, कुछ अक्सर कुछ कंडीशंस ऐसी गिवन होती हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन फंक्शन गिवन फंक्शन की इंटीग्रेशन कंटूर के लॉन्ग करनी पड़ती है। अब इस कंटूर के अंदर, कंटूर जो भी गिवन होगा, इस कंटूर के अंदर कोई ना कोई z की वैल्यूज ऐसी होंगी जिसपे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, यानी कुछ ना कोई z की वैल्यूज ऐसी होंगी जो जिसपे फंक्शन फंक्शन लिए वो होंगी सिंगुलैरिटीज। और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हम बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम उसके नेबरिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज अगर आ रही हैं या कोई भी सिंगुलैरिटीज आ रही हैं, तो उन सिंगुलैरिटीज आने की वजह से रेजिड्यूज हमारे पास आएंगे लास्ट में। अगर हो सकता है कि इस फंक्शन का एक से ज़्यादा आपके पास सिंगुलैरिटीज आ रही हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल C3, Z1, Z3, तो उस केस में हम गिवन कंट्रोल के अंदर अगर वो सिंगुलैरिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं और उसी कंट्रोल के लॉन्ग अगर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो बेसिकली रेसिड्यू थ्योरम जो ऊपर पेश किया जा रहा है उसका मकसद ये है कि इस सारे की इंटीग्रेशन करने की बजाय आप जितने भी रेसिड्यूज हैं उनको ऐड कर लें। यानी कि यही लिखा हुआ ना, अंडर सम सर्कमस्टेंसेस वी कैन इवैल्यूएट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स बाय समिंग the residues at the isolated singularities of the function within the given closed contour। अब हम इजीली कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम को पेश कर सकते हैं। अच्छा, कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम के लिए ये है जिसकी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मेरा ख्याल है कि अभी कितना हो गया है, एक होल्ड करेगा, कितनी देर का लेक्चर हो गया है। फिलहाल एक और मैं इसका लेक्चर बनाता हूँ, उसको बात लेता हूँ। फिलहाल ऊपर जितना काम हुआ है उसके लिए ये मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, तो फिलहाल नहीं आप करें। ये मैं